चलिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यहाँ से शुरू हो रही है। सबसे पहले तो आपको हमने बताया था, अगर याद होगा आपको तो, कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ये जो एरिया है, ये जो भाग है आपका, इसको आप क्या बोलते हो, तो प्रायद्वीपीय भाग बोलते हो। ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये जो त्रिभुजाकार भाग है भारत का, ये प्रायद्वीप इसको कहते हैं। और यहाँ जो शिलोंग पठार है, यानी नॉर्थ ईस्ट में, इसको आप शिलांग पठार अगर आप बोलोगे, शिलोंग पठार, शिलांग पठार, तो ये भी इसी प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। टूट करके थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एक पठार है, जिसको आप छोटा नागपुर का पठार कहते हो, जो झारखंड के एरिया पड़ता है, इसी का विस्तार है शिलांग पठार, आगे ऊपर में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में एक और फैक्ट आप जान लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। याद होगा हमने आपको बताया था कि एक पूरा पेंजिया है, और पेंजिया में बीच में टेथिस सागर बह रहा है। टेथिस के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अंगारा लैंड बोलते हैं, टेथिस के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो ये नीचे वाले हिस्से का है। और इसमें जो ढाल है, याद रखिएगा कि आपको बता दे रहा हूँ क्लियर, जैसे अगर मान लिया जाए, ये अगर भारत का मैप है, यहाँ पे हमने आपको बताया था ये कगारनुमा है, यानी पश्चिमी घाट जो पर्वत है, यहाँ पे बहुत ही तीव्र ढाल है। अगर इस तरीके से देखे जाए तो ये तीव्र ढाल है, और इधर से एक ढाल ऐसा है, इधर से पूर्वी, पूरब की ओर, यानी यहाँ पे जो नदी निकलेगी, यहाँ पे जो नदी निकलेगी, वो पूरब की ओर बहेगी। समझ में आ रही मेरी बात, पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन जो नदी यहाँ निकलेगी वो तीव्र ढाल बनाते हुए यही अरब सागर में गिर जाएगी। यही ढाल का स्ट्रक्चर है। इसलिए आप देख रही है, ज्यादातर जो आप नदियां देख रहे हैं वो यहाँ आकर के बना रही है, यहाँ बना रही है। और एक बात याद होगा, हमने आपको एक बात और बताया था, अगर आपको याद हो तो, जो नदी इधर गिरेगी ना, इधर पश्चिमी घाट में, मतलब नीचे बहुत ही तीव्र ढाल से होते हुए गिरती है, इसलिए ज्वार नदमुख, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मतलब बहुत ही तीव्र ढाल से गिरेगी तो एक डिस्टर्ब पैदा करेगा, एक ज्वार भाटा की स्थिति पैदा करेगी वो। और जो यहाँ आएंगे ना, वो चूंकि अपने साथ बहुत सारा मलबा और सेडिमेंट को लेकर के आएंगे, इसलिए यहाँ अपने रास्ता को अवरुद्ध करके अंत में क्या कर देगा, ऐसे त्रिभुजाकार भाग में सैकड़ों अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगा। और इसलिए जो पूर्वी घाट में जो नदियां हैं, वो डेल्टा का निर्माण करेगी। याद होगा, ये हमने आपको पहले ही बताया है। और जो पश्चिमी भाग में जो गिर जाएगी तुरंत, चूंकि एक बड़ा ढाल से गिर रही है, इसलिए वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। इतनी बातें हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये नासिक है, ये महाबलेश्वर की चोटी है, यहाँ से कृष्णा नदी निकल रही है, देख रहे हैं। ये ब्रह्मगिरी चोटी है, यहाँ से कावेरी नदी निकल रही है, देख रहे हैं। ये पुरुषनाथ हिल है, यहाँ से वैगाई नदी निकलती है। इस तरीके से ये अगस्त मलाई है, यहाँ से ताम्रपर्णी निकलती है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नासिक से क्या है, गोदावरी निकलती है। तो इस प्रकार अलग अलग नदियां हैं, हमने इन सारी नदियों को देखना है अभी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट आउट करके सारी चीजें बताया गया, समझते जाइए आप, चीजों को क्लियर करते जाइए। नंबर वन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत पुरानी है। बिल्कुल, देखिए क्या है, समझिए मेरी बात को, कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उधर हिमालय जो क्षेत्र है ना, वो बहुत बाद में बना है। किंतु गोंडवाना लैंड क्या है, शुरू से बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत ही पुरानी संरचना है गोंडवाना लैंड, यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत ही बहुत ही पुरानी स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो इसीलिए क्या कहा गया, कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो बहुत क्या है, पुरानी है, हिमालयी नदियों की तुलना में। पहले हम हिमालयी नदियों के साथ इसका कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए कि हिमालयी नदियां युवावस्था में है। अब चूंकि ये बहुत पुराना है, तो पुरानी नदी युवावस्था में नहीं होगा, युवावस्था में नहीं होगा, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने प्रौढ़ावस्था में है। कौन अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। मतलब अब समझ ही रहे हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी घाटी को गहरा करने का कार्य लगभग समाप्त कर चुकी है। जो नदी बहते हुए घाटी को गहरा कर रही है, जो जितना जितना ज्यादा गहरा करेगा वो युवा होगा, जो कम गहरा करेगा, यानी अपने गहरा करने की ताकत लगभग समाप्त हो चुका है, वो प्रौढ़ावस्था होगा। तो यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है, अपनी घाटी को गहरा करने का कार्य लगभग समाप्त कर चुकी है, और अपना आधार तल यानी समुद्र तल प्राप्त कर चुका है। जब समुद्र तल से मिल जाएगा आधार तल, तो फिर और गहरा करने की जरूरत
नहीं है, जबकि हिमालयी क्षेत्र क्या है, बहुत ऊपर से नदियां आ रही है। तो क्या है कि घाटी बनाते हुए आती है, गॉर्ज का निर्माण कर रहे हैं। हमने आपको बताया था सकरी, है ना, गहरी घाटी को गॉर्ज कहते हैं। इसीलिए वो क्या है, वो युवा है। ये अब क्या कर रही हैं, चूंकि समुद्र तल में मिलने वाला आधार तल वो प्राप्त कर चुके हैं, तो इसलिए अब उसको काटने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, हिमालयी नदियां गौर करिएगा, हिमालयी नदियां उत्तर भारत के मैदान में विसर्पण करती हैं। मैदानी भाग में क्या कर रही है, विसर्पण। विसर्पण मतलब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते हुए चलती हैं। और इस क्रम में कभी कभी अपना रास्ता बदल भी लेती हैं, जैसे कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, कल हमने पढ़ा था। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कठोर पठारी संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पण नहीं कर पाती और मार्ग लगभग निश्चित होती है। यानी ये मार्ग नहीं बदलती हैं, कठोर पठारी संरचना है, मैदान वाला भाग नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट, हिमालयी नदियां अधिक लंबी हैं। ये लंबी अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है, कम लंबी है। यानी उद्गम और मुहाने के बीच की दूरी इनकी कम है। जैसे गंगा हिमालयी नदी है 2525 किलोमीटर, जबकि गोदावरी 1465 किलोमीटर, जबकि गंगा सबसे लंबी नदी नहीं है। आइए नेक्स्ट 5वें नंबर पॉइंट पे, हिमालयी नदियां वर्षा वाहिनी है, वर्ष वाहिनी है सॉरी, यानी पूरे वर्ष भर इसमें पानी बहता है, अर्थात वर्ष भर जल प्रवाह रहता है। क्योंकि इन नदियों के जल के दो स्रोत हैं, हिमालयी नदियों के जल के दो स्रोत हैं। क्या क्या, एक तो हिमनद और दूसरा वर्षा जल। ठीक है, दो स्रोत। हिमालय की अधिकतर चोटियां चूंकि हिम रेखा यानी 4400 मीटर से ऊपर है, इसलिए वहां पर क्या है, पानी हिम के रूप में है, तो हिमनद। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदी है ज्यादातर। इन नदियों को केवल वर्षा जल पर निर्भर रहना होता है, इसलिए इनको मौसमी नदी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, तो हिमालयी नदियां वर्ष वाहिनी है और प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी। ये सब आईएएस में भी पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया जाएगा। छठा नंबर पॉइंट, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटते हैं। एक वो नदी जो अरब सागर में अपना जल को गिराती है, और एक वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिराते हैं। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले आइए कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी, मैं थोड़ा सा और आपको इन इन बात जो भी हमने देखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाहता हूं। मान लीजिए एक तरफ हिमालयी नदियां और एक तरफ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ऐसा एक है ना। तो एक रिवीजन में करा देना चाह रहा हूं आपको। देखिए क्या है, नंबर वन, ये युवावस्था में है, ये प्रौढ़ावस्था में है, आपने ये देखा। ठीक है, नंबर दो, याद रखना है कि जो हिमालयी नदियां हैं वो मार्ग बदल लेती हैं कभी कभी, जैसे कोसी, ये मार्ग नहीं बदलती है, मार्ग नहीं बदलती है। तीसरी बात, ये कभी कभी विसर्पण भी करती है मैदानी भागों में, न सांप की तरह विसर्पण भी करती हैं, जबकि इनका मार्ग निश्चित है, कोई विसर्पण नहीं, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, और क्या पॉइंट अभी आपने देखा, तो ये जो है, ये हिमालयी नदियां वर्ष वाहिनी है पूरे वर्ष भर, क्योंकि दो स्रोत हैं, एक तरफ हिमनद दूसरी तरफ वर्षा जल। और ये क्या है, तो ये मौसमी नदियों में आती है। यहाँ ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मोटा मोटी एक रिवीजन टाइप का हमने सोचा आपको करा दूं। तो आप देख सकते हैं यही पॉइंट्स हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि ये अपेक्षाकृत जो है वो अधिक लंबी है, ये अपेक्षाकृत अधिक लंबी है, जबकि ये थोड़ी कम लंबी है, ये बात। ठीक है ना, तो इस तरीके से हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में फर्क है। करेक्ट, अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट आपको दिया कि उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां देख लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं,
जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिराएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस तरीके से अगर ये भारत का मैप है तो जो इधर गिर रही है आकर के वैसी नदियों का, और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम मतलब ऊपर से नीचे का जो क्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में आपको सबसे ऊपर आपने आपको हमने बताया था सबसे ऊपर प्रायद्वीपीय भारत के कोने में छोटानागपुर का पठार है, तो जाहिर है सबसे ऊपर दामोदर होगा। उसके नीचे स्वर्णरेखा होगा, है ना। ये तो दोनों छोटानागपुर पठार की ही हैं। वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वैगाई है, ताम्रपर्णी है। ये सब उत्तर से दक्षिण क्रम में ऊपर से नीचे के क्रम में दर्शाए गए वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में आकर के अपना जल गिराती हैं। आइए फिगर जरा देख लेते हैं। ये देखिए, ये दामोदर हुआ, स्वर्ण रेखा हुआ, वैतरणी हुआ, ब्राह्मणी हुआ, महानदी हुआ, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली नदी जो आपको देखना है इस क्रम में वो क्या है, दामोदर। क्लियर। आइए देखते हैं। छोटानागपुर पठार के मध्य भाग में, छोटानागपुर पठार आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा होने वाला सबसे ऊपर में के मध्य भाग में से छोटानागपुर पठार के बीचों बीच से, आप देख रहे हैं झारखंड का मैप, बीचों बीच से दामोदर नदी बह रही है। से पश्चिम से पूर्व यानी बाएं से दाएं ओर बहते हुए हुगली नदी मिल जाती है। तो आप छोटानागपुर पठार के मध्य भाग लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकल रहा है। कहां से, तो लातेहार जिला और टोरी नाम का एक गांव है, यहां से निकलकर हुगली नदी में जाकर के मर्ज हो जाती है। यह प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, देख लिए, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिरा करके हुगली में जाकर के मर्ज हो जाती है। ये पॉइंट है दामोदर के बारे में। दामोदर के बाद जो दूसरी नदी आपको जानना है वो है स्वर्ण रेखा। झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है, रांची से निकलती है, 3 राज्यों से होकर के बहती है। कहाँ कहाँ, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्यों में स्वर्ण रेखा नदी बह रही है। और रासायनिक अपशिष्ट के कारण यह बहुत प्रदूषित नदी है। इसके तट पर जमशेदपुर शहर है, जमशेदपुर शहर इसी के तट पर है, ठीक है। और इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल बोलते हैं, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट, वैतरणी नदी। वैतरणी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अच्छा, ये जो अभी आपने पढ़ा स्वर्ण रेखा, यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। यही एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है, ठीक है ना। वैतरणी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है, आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ब्राह्मणी रांची के समीप से निकलकर उड़ीसा के तट पर मुहाना बनाती है, उड़ीसा के तट पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नोट, अब देखिए ये है नोट, 3 नदियां छोटानागपुर पठार से निकलती है। कौन कौन, तो एक हो गया दामोदर, दूसरा हो गया स्वर्णरेखा और तीसरा हो गया ब्राह्मणी। याद रखिएगा ये 3 नदियों का संबंध छोटा नागपुर पठार से है। जब आप झारखंड पढ़ते हो ना तब भी ये पढ़ना पड़ता है आपको। कल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में एक पठार, दंडकारण्य का पठार, यहां से निकलती है, दंडकारण्य पठार से निकलती है तथा उड़ीसा के कटक के पास, कटक एक शहर है, वहां पे जाके डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां से निकल रही है, दंडकारण्य का पठार से, जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं। बेसिन किसको बोलते हैं, आप घरों में देखे होंगे, एक ऐसे नल लगा हुआ होता है और एक ऐसा बेसिन लगा हुआ होता है, अगर आपने देखा होगा बेसिन तो, यानी बेसिन एक इस तरीके से गड्ढा वाला क्षेत्र है जहां पर पानी भर जाता है।
भूस्थलाकृति में भी, जमीन में भी ऐसी एक शेप बन जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन उसको कहा गया। और जाहिर है जब ऐसा एक डाउन कोई एरिया बन जाएगा तो वहां पे नदी बहेगी, वो महानदी घाटी है। एक्चुअली नदी ही उस क्षेत्र को काट करके घाटी बना देती है, जिसको छत्तीसगढ़ बेसिन कहा गया है। तो महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं और इसे धान का कटोरा कहते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे धान की खेती बहुत ही अच्छी होती है। कहाँ पे? महानदी घाटी यानी छत्तीसगढ़ बेसिन के इलाके में। नेक्स्ट है गोदावरी। नेक्स्ट क्या है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा कहते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी में स्थित नासिक जो एरिया है, नासिक जो एरिया है, उस नासिक के में त्रयंबक नामक एक स्थान है। त्रयंबक एक पहाड़ी भी है, वहां से निकलती है। तो नासिक के त्रयंबक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, निकलता है। नासिक त्रयंबक, याद रखना है, नासिक त्रयंबक। और ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन 3 राज्य? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकली, चली गई तेलंगाना, तेलंगाना से निकल करके आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। और आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी एक एरिया है, राजमुंदरी के पास ये डेल्टा बनाती है। हमने आपको बताया था कि पूर्वी तट पर जितनी नदियां बह रही वो डेल्टा बनाएंगी, एस्चुरी नहीं बनाएंगी। तो राजमुंदरी के समीप ये क्या करेगा? डेल्टा बना देगा जाकर के आंध्र प्रदेश में। राइट, गोदावरी की बात हो रही है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बूढ़ी गंगा इसी को कहते हैं, नासिक के त्रयंबक पहाड़ से निकलती है। अब आइए थोड़ा सा गोदावरी की सहायक नदियों को जान लेते हैं। तो कुछ नदी गोदावरी की उत्तर से आने वाली नदियां हैं, जिसको आप कहते हो ऊपर तरफ से प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली एक ही नदी है जिसको मंजीरा बोलते हैं। फिर से एक बार मैं आपको गोदावरी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है गोदावरी, ये है नासिक, यहाँ पे त्रयंबक है, त्रयंबक यहाँ से निकल रही है और यहाँ गोदावरी आकर राजमुंदरी के समीप आकर डेल्टा बना देती है। तो यहाँ से कुछ नदियां हैं ऐसे, और एक ही नदी मंजीरा है जो कि नीचे से जाकर के दक्षिण की ओर से जाकर के मिलती है। ठीक है, यह है गोदावरी। और वेन गंगा जो है वो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कभी प्रश्न अगर पूछ दे कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो गई, तो वेन गंगा हो गई। ठीक है, फिर आगे कृष्णा नदी। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सेकेंड लेंथीएस्ट रिवर है ये। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से ये निकलती है। कहां से निकल रही है? महाबलेश्वर जो चोटी है वहां से ये निकल रही है महाराष्ट्र में। और 4 राज्यों से होकर के बहती है। महाराष्ट्र से तो निकल ही रही है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपने देखा कि गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा ये दोनों निकल कहां से रही है? तो महाराष्ट्र से, यहां से निकल रही है। कहां से निकल रही है? महाराष्ट्र से निकल रही है। ठीक है, और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जाकर के, और दोनों ही जाकर के मिल कहां रही है, मतलब दोनों के मुहाना कहां मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश में। गोदावरी और कृष्णा निकल रही है दोनों ही महाराष्ट्र से, और अंत दोनों का हो रहा है आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा के समीप आंध्र प्रदेश में ही विजयवाड़ा है, यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के कृष्णा नदी मिल जाती है। तो वो कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, ये दोनों, गोदावरी दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी और कृष्णा दूसरी सबसे लंबी नदी, मतलब कई सारे
इसमें कृष्णा और गोदावरी के बीच कई सारे तथ्य हैं जो समानता रखते हैं और आपको याद करने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, 4 राज्य से होकर के बह रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलय हो जाती है। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा आपस में मिल गया है, दोनों का जो डेल्टा है ना वो आपस में मिल गया है, याद रखिएगा। जरा सा मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार इस फिगर को। ये देखिए, ये है कृष्णा नदी का, गोदावरी का डेल्टा, है ना, ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप, और ये है कृष्णा का डेल्टा। तो क्या हो जाता है, ये आकर के यहाँ मिल गया है, दोनों, ये जो दोनों अब दिख रहा है, ये दोनों आकर के यहाँ मिल गया है, दोनों आंध्र प्रदेश, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी के बारे में एक और आपको तथ्य मिला कॉमन, क्या, कि दोनों का डेल्टा आपस में मिल गया है। आंध्र तट पर इन दोनों नदियों के डेल्टा के मध्य कोलेरू झील है। एक और कॉमन फैक्ट कि कृष्णा और गोदावरी की जो डेल्टा है उसके बीच में एक झील है जिसको कोलेरू झील कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश के तट पर है, राइट, कोलेरू लेक, याद रखना है। कहाँ, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में है। सहायक नदियां ये कृष्णा नदी की कौन कौन है, तो तुंगभद्रा जो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी, ये सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर 2 धाराओं के रूप में निकलती है। तुंगभद्रा नदी जो है पश्चिमी घाट में 2 धारा, एक को बोलते हैं तुंगा, एक को बोलते हैं भद्रा के रूप में निकलती है। किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। और मूसी जो है, मूसी जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, इसी मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है इस, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट रिवर पढ़ना है पेन्नार, कावेरी और कृष्णा के मध्य कर्नाटक के कोलार से निकलकर आंध्र प्रदेश में मुहाना बनाती है। ये कावेरी और, ये कावेरी और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नहीं, कृष्णा और कावेरी, याद रखिएगा। फिर आ जाइए कावेरी, तो पहले आया गोदावरी, फिर आया कृष्णा, फिर आया पेन्नार, और फिर अभी आई है कावेरी। याद रखना है ये क्रम को। मेरे पढ़ाने से काम केवल नहीं हो जाएगा मेरे भाई, मेरे पढ़ाने के बाद फिनिशिंग आपको देना है, रिवीजन आपको देना है, रिपीटेशन आपको देना है, याद कैसे रखा जाए इस पर आपको थॉट करना है, प्रोसेस करना है, तभी आपकी तैयारी हो जाएगी। कावेरी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी है या चोटी है, इस पहाड़ी से निकलती है कावेरी। तो गोदावरी निकल रही थी त्रयंबक पहाड़ से, कृष्णा निकल रहा है महाबलेश्वर से, दोनों ही महाराष्ट्र में है। कावेरी निकल रही है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। 2 राज्यों में है, कहाँ कहाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसे दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि गोदावरी को, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ठीक है, जबकि कावेरी को, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये याद रखना है, याद रखने वाली बात, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात। तो दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। कावेरी नदी घाटी धान उत्पादन हेतु क्या है, प्रसिद्ध है, अतः राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से इसको भी जाना जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 4 राज्य में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी जल विवाद इन्हीं 4 राज्यों के मध्य है, कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र। वर्तमान में इसमें तेलंगाना भी शामिल है, यानी 5 राज्यों के मध्य। सहायक नदी अगर बात करें कावेरी की, तो शिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, ये सब क्या है, सहायक नदी। प्रश्न बन सकते हैं, याद रखना होगा थोड़ा सा कि इसकी सहायक नदी कौन है। यहाँ आगे देखिए, जहां दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है ना, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून काल में ही ये पानी यहाँ पे नजर आएगा, वहीं कावेरी नदी वर्षवाहिनी है। एक ऐसी नदी आपको मिला
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कावेरी ही जो कि वर्षवाहिनी है, क्योंकि कावेरी को वर्षा 2 जल स्रोतों से मिलता है। एक जल स्रोत जो दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है और दूसरा जल स्रोत उत्तर पूर्व मानसून से मिलता है। और याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी ग्रीष्म ऋतु में मिलता है और उत्तर पूर्व मानसून से शीत ऋतु में मिलता है। और इसका नतीजा ये होता है कि कावेरी इज द ओनली पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदी, जिसको वर्ष भर वर्षा मतलब पानी मिल रही है और वर्षा भी 2 सीजन में मिल रहा है। करेक्ट। कारण इसको ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के दायरे में आ जा रहा है, वर्षा करा रहा है, और शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून से। इसके बाद का चैप्टर ही आपका क्लाइमेट है, जलवायु है। मैं वहां पर जलवायु आपका क्लियर कर दूंगा। जलवायु भी हम लोग ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा ही मैं आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आगे तो कावेरी याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो वर्षवाहिनी है। वजह कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून और शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून से उसको लाभ मिलता है, वर्षा। नेक्स्ट नदी वैगाई। तो तमिलनाडु में वरुष्णा पहाड़ी एक जगह है, वरुष्णा पहाड़ी से निकलती है। मदुरई इसी तट के पर है वैगाई। और रामेश्वर के पास पाक की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट ताम्रपर्णी नदी कार्डमम पहाड़ी पर स्थित अगस्त मलाई चोटी से निकलकर मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी। नेक्स्ट आइए अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, इस पर भी जरा फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। हमने ये आपको बताया था, ये तुरंत यहाँ से निकल करके इधर बह जाएगी। ये जो नदियां आपको दिख रहा है, यहाँ पे लूनी नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर आपको साबरमती एक नदी नजर आ रही है ना, ये नर्मदा है, यहाँ पे माही नजर आ रहा है, यहाँ तापी नजर आ रहा है, यहाँ मांडवी, जवारी, शारावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, ये कुछ नदियां हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लूनी देखिए, लूनी, फिर यहाँ पे साबरमती देखिए, साबरमती, फिर माही देखिए, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर मांडवी, जवारी, सब वही इसी क्रम में। शारावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये जो लूनी नदी है, यहाँ से निकल करके यही कच्छ के रण में क्या हो रहा है? विलीन हो जा रहा है, भूमिगत हो जा रहा है। तो इसलिए किसी जाके अरब सागर में नहीं गिर रही है, ठीक ना। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटियों में बह रही है। ये कहाँ कह रहा है? रिफ्ट वैली, यानी अचानक धंस गया हुआ ऐसा एक एरिया था जो बाद में ऐसा हो गया। यहाँ नर्मदा और फिर ऐसे ही उसके दक्षिण में तापी, और बीच का ये पर्वत है जिसको आपको हमने बताया था सतपुड़ा। ठीक है, तो नर्मदा और तापी कहाँ पे आ रही है? भ्रंश घाटियों में, और ये दोनों भ्रंश घाटी के मध्य सतपुड़ा पर्वत में अवस्थित है। नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत, देखिए सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार पूरब की ओर ढाल है, लेकिन ये पश्चिम की ओर दोनों जा रही है, क्योंकि धसा हुआ एक क्षेत्र था ना, भ्रंश घाटी में बह रहा है ना, तो ये तो इसका पैटर्न अलग हो गया। ठीक है, फिर आगे पश्चिमी घाट से बहुत सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी घाट से बहुत सी नदियां कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां बहुत छोटी हैं। पश्चिमी घाट कगारनुमा होने के कारण ये नदियां प्रपाती नदियां हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी, ये देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्दर्न अक्षांश। इसको देखिए, एक बार यहाँ से निकल करके यहाँ, और फिर एक बार यहाँ, 2 बार काट रही है, यहाँ और यहाँ। तो माही नदी, कौन सी नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है? माही नदी, प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वही एक एक करके थोड़ा देख लीजिए। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और सांभर झील से गुजरती है। सांभर एक झील ऐसे गुजरती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस नदी को समुद्र तट नहीं मिलता। साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलकर खंभात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। और गुजरात के जो राजधानी है गांधीनगर,
वो गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद, ये दोनों ही इसी के तट पर है, साबरमती के तट पर। ठीक है। माही नदी एमपी में विंध्य पर्वत से निकलती है और 3 राज्यों से होकर बहती है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। और राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती भी है, ये हम लोग देख लिए। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में, मैं बंगाल की खाड़ी की बात नहीं कर रहा, इधर जो गिरानी है, मैं जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। माने अरब सागर में गिराने में नंबर 1 है, किंतु अगर पूरे प्रायद्वीपीय भारत में बात करें तो गोदावरी, फिर कृष्णा और उसके बाद नर्मदा। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक से निकलकर पश्चिम में भ्रंश घाटी में बहते हुए भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में जाके मुहाना बनाती है। और एमपी का जबलपुर एवं गुजरात का भड़ौच इसके किनारे है। किसके किनारे? नर्मदा के किनारे। 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। सर्वाधिक लंबाई एमपी में है और नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक खूबसूरत जलप्रपात बनाती है, जिसको धुआंधार या कपिल धारा कहते हैं। जलप्रपात कहाँ? तो भेड़ा घाट के आसपास, जबलपुर में। तापी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। सूरत शहर तापी नदी के मुहाने पर है, जबकि भड़ौच नर्मदा के मुहाने पर है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तापी दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नर्मदा। 3 राज्यों से होकर ये भी बह रही है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना है, उकाई या काकरापारा, तापी नदी पर ही है सब, है ना। और सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत ही छोटी छोटी है ना, क्योंकि पूरा लेकिन तीव्र ढाल में गिर रही है। मतलब ये वाला मैं ये कह रहा हूँ, यहीं से निकल करके यहीं इसी तीव्र ढाल में जो एस्चुरी बना रही है वो नदी बहुत छोटी छोटी है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होगी क्योंकि ढाल बहुत गहरा है, क्योंकि पश्चिमी घाट का ढाल कगारनुमा है, ठीक है ना। अतः ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, पहले ही बता दिया हूँ। और पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के 2 स्रोत हैं। एक तो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून और प्रायद्वीपीय पठार के दरारों में संचित जल। प्लेट से कटा हुआ दरार है ना जी, तो ये है कटा हुआ दरार अफ्रीकन प्लेट से, तो यहाँ से कुछ जल निकलता है कगारों से। आगे देख लीजिए, गुजरात में सतरंजी और मादर नदी है, गोवा में मांडवी और ज्वारी, ये सब वही है जो तुरंत निकल करके ढाल में बह गई नीचे। कर्नाटक में शारावती और गंगावेली और केरला में भरतपुझा, पेरियार और पांबा है। केरला की सबसे लंबी नदी भरतपुझा, केरला की दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार। यदि सह्याद्री से निकल चूंकि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां तीव्र ढाल में प्रवाहित होती हैं, अतः पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां अत्यधिक प्रपाती हैं, मतलब जलप्रपात फॉल का निर्माण करती हैं। कर्नाटक में शारावती नदी पर जोग जलप्रपात या गरसोपा या महात्मा गांधी, जो तीनों नाम एक ही जलप्रपात का है, ठीक है, कहते हैं। और इस जलप्रपात की ऊंचाई 271 मीटर है, याद रखना। इस प्रकार मोटा मोटी जो नदियों वाला जो चैप्टर है आपका यहाँ पे समाप्त होता है।